ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और उसके चारों तरफ आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स ये शो करते हैं कि आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट किन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करता है। एंड दीज आर रिक्वायरमेंट, इनपुट और आउटपुट, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजी, कॉस्ट, कंट्रोल और सेलिंग और प्लानिंग। तो दैट मीन्स ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है, जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जो डिफरेंट आपके मेथड्स हैं उनको आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करता है और कैसे इन चीज़ों से हमें बेनिफिट मिलता है। सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग प्रोसेस। Involve planning, organizing, supervising process and make necessary improvement for higher profitability. That means इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, आपका प्लानिंग भी करनी होती है, उसे ऑर्गेनाइज भी करना है प्रोसेसेस को, और फिर उसके बाद उन प्रोसेस को हमें सुपरवाइज भी करना है। एंड मेक नेसेसरी इंप्रूवमेंट फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर हमें ज़रूरत है, हम सुपरवाइज कर रहे हैं हमारे प्रोसेस को और हमें लगता है कि हमारे प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, दैट मीन्स हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज करें। द एडजस्टमेंट इन द एवरीडे ऑपरेशन हैव टू सपोर्ट द कंपनीज स्ट्रेटेजी गोल्स, सो दे आर प्रीसीड बाय डीप एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ द करंट प्रोसेस। तो जो आपके डेली के प्रोसेस ऑपरेशंस हैं या प्रोसेसेज हैं जिनकी वजह से आपकी कंपनी के अंदर आपके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प मिलती है, तो उनको क्या कर सकते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करने के बाद इनमें अगर नेसेसरी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो तब पता चलेगा आपको जब आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, मेजरमेंट करेंगे आपके करंट प्रोसेस का, तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हम इस प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं और इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है जिनको हम दूर कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो इन चीज़ों का बहुत सारा बेनिफिट होता है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा और हमें उसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो ये सारे आपके कंट्रोलिंग फंक्शन में ही आते हैं जिसके लिए आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट की स्टडी करनी होती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट वाज प्रीवियसली कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्लियरली शोइंग इट्स ओरिजिन इन मैन्युफैक्चरिंग। Historically, it all began with the division of production, starting as early as the times of ancient craftsmen, but spreading more widely only by adding the concept of interchangeability of parts in the 18th century, ultimately sparking the industrial revolution. तो दैट मीन्स आपके इंडस्ट्रियल अगर ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशंस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट है दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे हमें पता चला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया गया था, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। स्टिल इट वॉज नॉट अंटिल हेनरी फोर्ड टू गेट ट्विस्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग विद हिज फेमस असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट, अदरवाइज नॉन एज ब्रिंग वर्क टू मैन। तो हेनरी फोर्ड है, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी इसको जानते होंगे, जो कि आपके फोर्ड के संस्थापक हैं जिन्होंने फोर्ड को स्टार्ट किया था और उसे फोर्ड को अपनी इस हाइट तक लेके आए। तो फोर्ड मोटर्स हैं, काफ़ी फेमस है, जिसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रीसियस मोटर्स में जाना जाता है। So it was not until Henry Ford took a twist on manufacturing with his famous assembly line concept, bring men to work, that the management of production for improving productivity become a hot topic. तो उस असेंबली लाइन के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को अरेंज किया कि किस तरह से आपको काम पे आना है और कौन से काम की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो फ्रॉम द 1950s एंड 60s
It formed a separate discipline, besides bringing other concepts such as Taylorism, production planning और inventory control to life. तो उसके बाद 1950s में 60s में और भी बहुत सारे अलग अलग जो डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट हम कह सकते हैं जिनके बारे में लोगों को बताया गया मैनेजमेंट के बारे में, तो वो सब्जेक्ट थे आपके टेलरिज्म, जो कि आपके टेलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में। उसके अलावा प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में कि किस तरह से आप अगर अपने प्रोसेस को या मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक ही चीज़ से काम नहीं चल पाएगा, या सिंपली आपका एक ही कॉन्सेप्ट है वो हमेशा वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर भी आपको बेस्ड रहना पड़ेगा। F.W. टेलर हैं, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो उनका टेलरिज्म कॉन्सेप्ट कहलाता है। उसके अलावा प्लानिंग के लिए जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसकी प्लानिंग के लिए हमें प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में पढ़ना होता है। और इन्वेंट्री है तो किस तरह से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए उस टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में एक्सप्लेन किया गया। एज द इकोनॉमीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड वर ग्रेजुअली शिफ्टेड टू बी सर्विस बेस्ड, all the corporate functions including product management started to integrate them. The service side also began its approach by applying product management principles to the planning and organizing of processes, to the point where it made more sense to call it operations management. तो धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी है डेवलप कंट्रीज की वो इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होने से उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्शन की जगह उन्होंने सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। जैसे हमारी आज की टाइम की मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो ऑलमोस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा बेस्ड किस पे हैं, सर्विस बेस्ड पे, जिससे उनका कॉर्पोरेट फंक्शन है जो कि आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ साथ आपके कॉर्पोरेट फंक्शन को भी वहाँ पे समझने में और हेल्प किया। और उनकी जो सर्विस है वो आपके प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विसिंग के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है, किस तरह से हमें उसकी प्लानिंग करनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उससे हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो वही सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशंस मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आपके मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो अलग अलग आपके जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्चिस्ट हैं जिन्होंने मतलब डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज दी हैं, उन्होंने अपने अलग अलग प्रिंसिपल दिए। तो सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द एवरीडे वर्क इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट वर्थ एक्सपांडिंग ए लिटिल मोर। Here we will find two major approaches that are important to understand the driving forces behind the decisions about planning, designing and organizing processes. They are both embracing the idea of focusing on the delivery, supporting the organization to deliver better results by an optimized input of material, equipment, technology and human resources. तो इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो दो अप्रोचेज हैं उन दोनों अप्रोचेज के आइडिया हैं वो हमारे कॉमन रहते हैं। किसके ऊपर हैं? सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर बेस्ट रिजल्ट। ऑब्वियसली बात है, हमारे जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो हमारा इसीलिए यूजफुल रहते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट के लिए सपोर्ट कर सकें। बाई एन ऑप्टिमाइज इनपुट ऑफ मटेरियल, हमें मटेरियल कितना चाहिए और कितना हमारा रिक्वायरमेंट है दोनों फुलफिल हो जाए, ना एक्सेस में हो और ना कम रहे, तो उसे हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इक्विपमेंट, कितने इक्विपमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है उनका ऑप्टिमाइजेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट मीन्स कितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे हमें कंप्लीटली हमारे हेल्प मिल सकती है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट जो प्रोसेसेज हैं उनको किस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करना है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे देखते हैं। द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ OM बाई रेंडल सेफर। तो जो साइंटिस्ट हैं रेंडल सेफर, उन्होंने अपने 10 प्रिंसिपल दिए थे जिसके बारे में हम यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे आगे। और उन्होंने बताया कि अगर हम स्टडी करते हैं हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, तो अगर हम इन 10 फंक्शंस को ध्यान में रखते हैं तो हम अच्छे से हमारी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रियलिटी। ऑपरेशंस मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ द टेक्निक, because no tool in itself would present a universal solution। तो हमें रियलिटी पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स होंगी
वो डिफरेंट रहेंगे। तो हम एक टेक्निक के ऊपर ध्यान ना देके हमारी प्रॉब्लम पे ध्यान दें। हर प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज हो सकती है। अगर हम पर्टिकुलर एक ही टेक्निक को अगर हम समझते हैं कि हाँ हम इस टेक्निक से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो टेक्निक आपकी हर जगह काम नहीं आ सकती। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रियलिटी एंड शुड फोकस ऑन द प्रॉब्लम। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन। Processes in manufacturing are interconnected. All elements have to be predictable and consistent in order to achieve a similar outcome in profit. तो that means हमें organize किस तरह से करना है चीज़ों को। हमारे अगर different manufacturing process है तो उसमें बहुत सारे process होते हैं जो एक दूसरे से interconnected होते हैं। तो हर एलिमेंट को हमें पहले से डिसाइड करना है, प्रिडिक्ट करना है और कंसिस्ट रहें, तो इसके लिए हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमें हर जगह से सिमिलर आउटकम मिलता रहे। देन नंबर 3, फंडामेंटल्स। द पेरेटो रूल्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑपरेशन। 80% ऑफ सक्सेस कम फ्रॉम ए स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रेसाइजली मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड डिसिप्लिन, and only 20% comes from applying new techniques to the processes. तो दैट मीन्स मैंने अपना फंडामेंटल किसके ऊपर बेस्ड है कि आपका 80% सक्सेस तो आपको तभी मिलेगी जब आप अपने पर्टिकुलर जो मेथड्स हैं उनको आप कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। आपने जो पॉलिसीज बनाई हैं, आपने जो मेथड सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं मेथड को आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है और प्रिसाइजली उनको यूज़ करना है। उनके रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं, आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और उस काम को आपको कंटिन्यूसली करते रहना। सिर्फ 20% चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नई टेक्निक अप्लाई करने से प्रोसेसेस में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो इसीलिए हमारे फंडामेंटल इस चीज़ में क्लियर होने चाहिए। देन अकाउंटेबिलिटी। मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू सेट द रूल एंड द मैट्रिक्स एंड डिफाइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज रेगुलरली चेक इफ द गोल्स आर मीट। Only this way would the workers put in the necessary efforts. तो अकाउंटेबिलिटी है, दैट मीन्स आपके जो मैनेजर्स हैं उनसे ये एक्सपेक्टेड की जाती है कि वो अपने रूल बनाएं, अपनी एक हायरार्की बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जैसे जैसे वो रेगुलरली उनको चेक करते रहें कि आपके गोल वो अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो उससे आपको पता चलता रहे कि आप अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं और आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको बेनिफिट रहेगा, आपका काम प्रॉपरली चलता रहे। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ प्रोसेसेस हैज टू बी एनकरेज्ड बिकॉज इफ मैनेज वेल दे कैन बी सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो वेरिएंस आप कैसे कर सकते हैं? आपके अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उनको कैसे भी आप करके थोड़ा बहुत उनके अगर वेरिएंस लेके आते हैं, चेंजेस करते हैं उनमें थोड़े बहुत, तो उससे आपको पता चलता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है तो बेनिफिट मिलेगा, तो दैट मीन्स आपको एक नई चीज़ करने का मौका मिलेगा और इससे आपके अच्छे से मैनेज करने से क्रिएटिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो यही आपका एक नई क्रिएटिविटी का सोर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट, कैजुअलिटी। Problem are symptoms, effect of underlying causes. Unless the cause are attacked, the same problem will appear again. तो अगर हम इसको कैजुअली बिहेवियर में लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई और हमने उसको सॉल्व कर दिया या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, हमने उसको एक बार कैसे भी करके उसे प्रॉब्लम को टाल दिया, लेकिन जब उसका प्रॉब्लम का कोई इफेक्ट होता है वो हमेशा हमने को बार बार मिलता है। तो जो हमें इफेक्ट वहाँ पे मिलेगा दोबारा से, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारी सेम प्रॉब्लम है तो सेम प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी वो दोबारा से सामने आएगी। देन मैनेज पैशन। द पैशन ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी ए मेजर ड्राइवर ऑफ कंपनी ग्रोथ एंड इट कैन बी इंस्टिल्ड बाय द मैनेजर इफ नॉट कमिंग नेचुरली। हमारी कंपनी में अगर एम्प्लॉयज जो हमारे वर्क कर रहे हैं उनमें अगर काम का पैशन नहीं है, वो मन से काम नहीं करना चाहते हैं, उनमें एक
एंथुसिज्म नहीं है कि हाँ किस तरह से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे बेनिफिट के लिए हमें वर्क करना है, तो वो चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस का रीज़न बन सकती है। अगर एम्प्लॉयज़ में ये डायरेक्टली नहीं आता तो क्या होता है कि आपके मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि किस तरह से उनमें ये आपके पैशन को क्रिएट करना है ताकि वो अपने काम को इंजॉय कर सकें, अपने काम को अच्छे से करें, उसे इंजॉय करें और उसके बाद अपना बेस्ट आउटपुट वो दे सकें। तो इसलिए आपके मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो आपके पैशन को मैनेज कर सकें। ह्यूमिलिटी, इंस्टेड ऑफ ए कॉस्टली ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, मैनेजर शुड एक्नॉलेज देयर लिमिटेशंस, गेट हेल्प एंड मूव ऑन। अगर वो बार बार ट्रायल और एरर प्रोसेस को अगर यूज करेंगे तो ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, आपके पास प्रोसेस आपको नहीं पता, आप ट्राई करते जा रहे हो, उसमें एरर आएगा, दोबारा से आपने दूसरा मेथड अप्लाई किया, फिर से उसमें एरर आएगा, फिर आपने नेक्स्ट मेथड अप्लाई किया। तो इस तरह से आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते रहेंगे, आपको एरर मिलते रहेंगे। तो जब तक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो तब आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी और से हेल्प भी ले सकते हो। आपको ये नहीं करना है कि हमें नहीं आता तो हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे, हम खुद उसमें ट्राई करते रहेंगे और हम उसमें बार बार गलतियाँ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, फाइनेंशियली भी और टाइम वाइज। Then success. What is considered success will change over time, but always consider the interest of the customer. In order to keep them, all the other principles have to be revised occasionally. अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो हमारे लिए सक्सेस क्या है, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट चेंज होने वाली डेफिनेशन है। कहीं पे हमें सक्सेस किससे मिलती है, पैसे से, कहीं पे हमें सक्सेस किससे मिलती है, सेटिस्फैक्शन से, कहीं पे हमें सक्सेस मिलती है हमारी ब्रांडिंग से। तो वो डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है कि आपको सक्सेस किस वे में देखनी है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये हमेशा किस पे है, डिपेंड है आपके कस्टमर्स पे। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। अगर आपके कस्टमर का आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अब वो आप किसी भी वे में देख सकते हैं, आप फाइनेंशियली, आपके मेंटली, या फिर आपके जो भी आपको मेथड से, आपको ब्रांडिंग से, आपको सक्सेस से, सेटिस्फैक्शन से, जैसे आपको सक्सेस की रिक्वायरमेंट है वैसी सक्सेस आपको वहाँ पे मिल सकती है। द लास्ट पॉइंट इज द चेंज। देयर विल ऑलवेज बी न्यू थ्योरीज एंड सॉल्यूशंस, सो यू शुड नॉट स्टिक टू वन और द अदर, बट एम्ब्रेस द चेंज एंड मैनेज द स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग टर्म। जैसे जैसे चेंज आते रहते हैं, उन चेंजेस को हमें क्या करना है, समझना भी है और उन्हें अप्लाई भी करना है। अगर हमारे लिए वो यूजफुल हैं तो हमें कभी भी ये नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम की, एक ही थ्योरी को हम लेके बैठे रहें और नए जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें अडॉप्ट ना करें। अडॉप्ट भी करना है, लेकिन उनके बारे में स्टडी करने के बाद कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें आप अडॉप्ट नहीं करें। तो वो आपके एक एज ए मैनेजर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज 16 प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट बाय डॉक्टर रिचर्ड जे सोनबर्ग। तो उनके अकॉर्डिंग जो 16 अलग अलग डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं वो है आपके टीम अप विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ आपको कैसे काम करना है एज ए टीम रह के। कंटिन्यूअल रैपिड इंप्रूवमेंट, आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना होता है। ये पॉइंट्स भी आपके उन्हीं पॉइंट्स में मिलते जुलते ही हैं, बट अलग अलग आपके डिफरेंट रिसर्च मेथड जो है आपके वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनके पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। यूनिफाइड पर्पस, आपको एक ही पर्पस है अपना, उसी को आइडेंटिफाई करना होता है और सभी को आपको कॉमन पर्पस लेके चलना होता है। नो द कंपटीशन, आपको अपने कस्टमर्स की चॉइस का पता होना चाहिए, आपको उसके लिए कितने कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फोकस, आपको अपने कस्टमर की डिमांड के ऊपर हमेशा फोकस रखना है, यानी कि अपना टारगेट है वो हमेशा आपको अपने माइंड में लेके चलना है। ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, आपके पास अलग अलग डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेस के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, उनको आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है कि कैसे आपको डिमांड के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को यूज करना है और कैसे आप उनको कंप्लीटली काम में ले सकते हैं। इन्वेस्ट इन HR, ह्यूमन रिसोर्स, दैट मीन्स आपका
ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। तो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें ताकि आप अपनी स्किल्ड लेबर आपके पास हो, अच्छे एम्प्लॉयज़ आपके पास होंगे, तब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली ग्रोथ कर सकते हैं। मेंटेन इक्विपमेंट, आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपके एसेट्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट या मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके इक्विपमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनका आप जितना केयरफुली ध्यान रख सकते हैं उतना इजीली उनको मेंटेन भी करते रहें। सिंपल बेस्ट इक्विपमेंट, कीप द इक्विपमेंट एज सिंपल एंड फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल एट ए रीजनेबल कॉस्ट। तो दैट मीन्स हमें ऐसे ही इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या ऐसे इक्विपमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो जो सिंपल भी हो और बेस्ट भी हो, यानी कि आपकी रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाए और उसके ऊपर आपको स्किल्ड लेबर इजीली मिल जाए। आप ऐसे ही मशीनरीज ले आते हैं जो बहुत एडवांस भी है बट उसके लिए आपको लेबर नहीं मिल पा रही, तो उसके ऊपर कोई काम करने के लिए आपको रेडी नहीं मिलेगा, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें देखना होता है कि आपको सिंपली द बेस्ट इक्विपमेंट शुड बी अराइव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमाइज ह्यूमन एरर, इंप्रूव द इक्विपमेंट एंड कीप फ्रंटलाइन वर्कर्स अकाउंटेबल। तो दैट मीन्स अगर आपकी इक्विपमेंट्स हैं वो परफेक्ट हैं, प्रिसाइज हैं, तो आपके ह्यूमन एरर उसमें ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। कट टाइम्स, शॉर्टन प्रोडक्ट पाथ टू कस्टमर बाय मेकिंग प्रोसेस एंड डिलीवरी फास्टर। तो दैट मीन्स आपको जहां भी लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या प्रोडक्ट डिलीवरी में, तो उन टाइम को आप किस तरह से कम कर सकते हैं वो आपको कंप्लीट करना है। कट सेटअप, we prepare to support different processes and get all information and tools ready for on demand production। तो आपको अपना सेटअप है उसको इस तरह से मैनेज करना है कि आपके प्रोसेस हमेशा रेडी रहे और जैसे ही आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए भी आप अपना सेटअप कंप्लीट कर सकें। पुल सिस्टम, improve the workflow and cut the waste by producing on demand। तो दैट मीन्स आप ज़्यादा काम ना करके उतना ही काम करें जितनी आपकी मार्केट में डिमांड है, तो उससे आपका क्या होगा, वेस्टेज नहीं रहेगा। टोटल क्वालिटी कंट्रोल, यूज ओनली द बेस्ट मटेरियल, प्रोसेसेस एंड पार्टनर्स। तो दैट मीन्स आपको क्वालिटी के ऊपर पूरा फोकस करना है, मटेरियल के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और आपके जो पार्टनर्स दैट मीन्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं उनको आपको प्रॉपरली ध्यान रखना। फिक्स कॉजेज, फोकस ऑन कंट्रोलिंग द रूट कॉज दैट रियली अफेक्ट कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। And visibility management, and that is promote corporate achievements, let the market know about your improvement in competence or productivity। That means आप जो काम कर रहे हैं, जो ग्रोथ आप कर रहे हैं, वो मार्केट में दूसरे कंपटीशन वालों को भी पता चलती है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। इट इज डिफाइंड एज ए कंटिन्यूअस एफर्ट बाय द मैनेजमेंट as well as employees of a particular organization to ensure long-term customer loyalty and customer satisfaction। तो वो चीज़ हम तभी दे सकते हैं जब हमारे प्रोडक्ट में हम जो प्रॉमिस हमारे कस्टमर से करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको क्वालिटी उनकी मिले। तो रिमेंबर, वन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग 10 न्यू कस्टमर्स along with him, whereas one disappointed individual will spread bad word of mouth and spoil several of your existing as well as potential customers। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स हैं वो हमसे जुड़े भी रहें और वो नए कस्टमर्स को लेके भी आएँ। अगर एक भी कस्टमर हमें डिसअपॉइंटेड है या हमसे सेटिस्फाइड नहीं है हमारे प्रोडक्ट से, तो वो खुद भी जाएगा और साथ में माउथ पब्लिसिटी से 10 और भी लोगों को लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमारी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है और इस तरह से हमें हमारी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके लिए हमारे 4 प्रोसेस में कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट को। वो है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। पहले प्लान करो, प्लान करने के बाद जो आपने प्लान किया है उसे अप्लाई करो, देन आप चेक करें कि प्रॉपर है या नहीं है, और उसके बाद अगर है तो उसमें आप एक्ट कर सकते हैं। तो हम इस साइकिल को बोलते हैं PDCA। तो दिस इज आल्सो रेफर्ड एज PDCA साइकिल। दैट इज स्टार्टिंग द प्लानिंग फेज, देन डूइंग फेज, आफ्टर दैट चेकिंग एंड देन एक्टिंग फेज। तो ये आपके डिफरेंट फेजेस हैं आपके
क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो यहाँ तक आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट